हेलो एवरीवन, दिस इज कृति वशिष्ठ और आप देख रहे हो केमिस्ट्री को फिंगर पे याद करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो हम पढ़ रहे थे अपना फेवरेट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑक्सो एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। तो आज हम अपने सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर देंगे, देन हम आगे कोवेलेंट बॉन्ड में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है अगर केमिस्ट्री में पूरा तरह से कमांड चाहते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी से शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में, जिसमें से कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी और आप लोग मुझे उसके आंसर दोगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ पेरोक्साइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है H2SO3, सेकेंड ऑप्शन है H2SO4, थर्ड ऑप्शन है H2O2 एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन फिर से सुन लो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पेरोक्साइड लिंकेज जो होती है, सब लोग जानते हो पेरोक्साइड लिंकेज किसे बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कराया था। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाकर जल्दी से देखो क्लास। तो मेरा क्वेश्चन है कि पेरोक्साइड लिंक इनमें से इन विच कंपाउंड पेरोक्साइड लिंकेज आर प्रेजेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज H2SO3, सेकेंड ऑप्शन H2SO4, थर्ड ऑप्शन H2SO5 एंड फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर बताओ। सेकेंड थर्ड में H2SO5 भी है और H2O2 भी है। आंसर कौन सा होगा? 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मुझे। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्यों थर्ड आंसर होगा? मैंने आपको बताया था पूरी केमिस्ट्री में पेरोक्साइड लिंकेज सिर्फ 3 एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है और उसका नाम क्या था? पहला कंपाउंड था H2O2, सेकेंड कंपाउंड था H2SO5 जिसको हमने केरोज एसिड बोला था, एंड थर्ड कंपाउंड था H2S2O8 जिसका नाम क्या बोला था मैंने? मार्शल एसिड, या फिर इसको ही बोला था परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में पहला कंपाउंड आता है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला कंपाउंड है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो आप लोग मुझे बताओगे HNO3 में से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? HNO3 की HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड के नेम से जानते हैं, क्या आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आप लोग मुझे जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, मैंने आपको निकालना सिखाया है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसका फाइनल आंसर क्या आएगा। देखो HNO3 यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड दिया है। जब कोई कंपाउंड दिया होता है, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से फोकस के साथ सुनो, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है नाइट्रोजन की, तो हमें जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम S कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? X कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। और आप लोगों को मैंने बताया था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम दिए हुए हैं? 3 एटम दिए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 1 मोल की होती है। 1 मोल के अंदर जितने भी एटम होंगे उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करते हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं? 3 ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं।
लेकिन हमें इस पूरे 1 मोल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या 1 मोल कंपाउंड के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम दिए हुए? जी हाँ। तो आप 1 ऑक्सीजन एटम लोगे या 3 ऑक्सीजन एटम लोगे? वेरी गुड, 3 ऑक्सीजन एटम लोगे, क्योंकि हमें 1 मोल लेना है, हमें 1 मोल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एक्स की हमें निकालनी है, नाइट्रोजन की हमें निकालनी है, तो हमने उसको एक्स कंसीडर कर लिया। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 × -2, यहाँ से X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +5। तो इससे क्लियर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से +5 तक की वैलेंसी शो करता है। अब क्वेश्चन आता है, मैम कैसे शो करता है, आप लोग बताओ। देखो, नाइट्रोजन पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के अंदर आता है, आप लोग मुझे बताओगे? वेरी गुड, 15 ग्रुप के अंदर आता है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट। ओके, 15 ग्रुप। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फंडामेंटल ट्रिक बताई थी कि ग्रुप नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है। एंड फर्स्ट, सेकंड, 13, 14 ग्रुप तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता था वही वैलेंसी का नंबर होता था। लेकिन 14 ग्रुप के बाद में क्या होता था कि वैलेंसी कैसे निकालते थे? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते थे तो उसकी वैलेंसी आ जाती थी। तो नाइट्रोजन की अगर हम वैलेंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 3 वैलेंसी आएगी इसकी ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब इसके सेकेंड पीरियड से नीचे आते हैं तो इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 तो शो करती है, लेकिन 3 जो वैलेंसी शो कर रही है वो उसकी ग्राउंड स्टेट में शो कर रही है। अब जो वो ऑक्टेट एक्सपेक्ट करेगा ना, तो वो क्या करेगा? अब क्यों? पहली बात तो जो ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है वो एक्सपेंड इसलिए करेगा सेकेंड ग्रुप के नीचे क्योंकि उसमें डी सब शेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए जो नाइट्रोजन ग्रुप, जो 15 ग्रुप है, उसकी मैक्सिमम वैलेंसी -3 से +5 तक कंसीडर करते हैं। क्लियर है सबकी? चलिए जी, अब बात करते हैं जी नाइट्रिक एसिड के बारे में। पूरा डिटेल में नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, कैसे बनता, कौन सी प्रोसेस से बनता है नाइट्रिक एसिड। मैंने आप लोगों को याद है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ H2SO4 कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होता है। मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल डीप में जाकर समझाया था। अब बात करते हैं HNO3 की। HNO3 बनता किस प्रोसेस से? पहला क्वेश्चन तो यही होता है, अभी रिसेंटली 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि HNO3 का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, तो उसका आंसर जाएगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या आंसर जाएगा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज HNO3 का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, तो आंसर इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती किस तरह से है वो देखते हैं। देखो, पहले क्या होता है, 4NH3 की रिएक्शन होती है 5O2 के साथ। ठीक है, 4NH3 की रिएक्शन होती है 5O2 के साथ। फॉर्म क्या होता है? 4NO बनता है एंड 6H2 होता है। ये वाली जो रिएक्शन है ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब आप लोग पूछोगे, मैम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब वही होता है कि कोई भी रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है ना, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स मेरी सारी बात, जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसकी जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, जो उसका सबसे कम टाइम लेती है, उस स्टेप को, उस रिएक्शन की उस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो उसको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे? स्टडी तो हम ऑलवेज उसी रिएक्शन की कर पाएंगे जो उस रिएक्शन में से स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो जो रिएक्शन का स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, वही उस रिएक्शन की
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस प्रोसेस में ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है HNO3 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से HNO3 का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी रिएक्शन होती है पहले 4NH3, 4 अमोनिया की रिएक्शन हम कराते हैं 5O2 के साथ, जिससे बनता है 4NO प्लस 6H2O। ये इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो 4NO बना है ना, इसमें से 2NO की रिएक्शन कराते हैं, 2NO और O2 की रिएक्शन कराते हैं, जिससे बनता है 2NO2। फिर क्या करते हैं, ये जो NO2 बना है ना, इस NO2 की रिएक्शन 3 मोल लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तब हमें मिलता है HNO3। यही तो हमें चाहिए था, हमें तो HNO3 से ही मतलब था ना, बाकी कुछ भी बने। एंड इसके साथ बाई प्रोडक्ट बनता है NO। फिर से सुनो कैसे रिएक्शन होती है। पहला क्वेश्चन आता है HNO3 का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। कैसे प्रोसेस होती है, पहले 4NH3 की रिएक्शन कराते हैं 5O2 के साथ, तो बनता है 4NO और 6H2O। उस जो हमारे पास 4NO बना था ना, उस 4NO में से हम 2NO ले लेते हैं और उस 2NO की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, फिर हमें मिलता है 2NO2। 2NO2 में से फिर हम NO2 की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो हमें मिल जाता है HNO3। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कोई डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, मोस्टली हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है बस वो यही आएगा कि HNO3 का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, तो इसका आंसर हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। बाकी ये कुछ भी नहीं बोलेगा, ये मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए HNO3 की स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब तो आप लोग कम से कम मोर देन 50 स्ट्रक्चर बना चुके होंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर की फंडामेंटल ट्रिक बताई थी कि आप क्या करो, जिसकी भी हमें स्ट्रक्चर बनानी है उसके एटम लिख लो पहले, ठीक है। तो लिख लेते हैं। हमें बनानी है HNO3 की, तो नाइट्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, पहले तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सिर्फ कितनी वैलेंसी शो कर सकता है, सिर्फ 3 वैलेंसी शो कर सकता है। ये क्या 3 से ज़्यादा 5 वैलेंसी शो कर देगा नाइट्रोजन? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप आंसर बताओगे? क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ऑक्टेट को एक्सपेंड? मैम ये नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड सेकेंड पीरियड में डी सबशेल नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ओके, चलिए नाइट्रोजन में पहले एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देंगे, फिर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन अब क्या हुआ, अब एक ऑक्सीजन बचा है। क्या नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, sp2। क्या इस पे कोई भी लोन पेयर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं आपको अभी से समझाती हुई चल रही हूँ। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आई है, कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन को पूरा एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है HNO2 की। HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग खुद बनाना, ठीक है। बनाओगे या मैं बनवा दूँ? बताओ, बनवा दूँ? चलो, नाइट्रोजन लिख लिया, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इधर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जो लोन पेयर होता है उनको हम सिग्मा बॉन्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड हमने ए मान लिया, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2। क्लियर है? HNO3 की स्ट्रक्चर कंप्लीट, HNO2 की स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब कुछ स्ट्रक्चर और पूछी जाती है, तो मैं आपको उसकी भी एक बार कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है।
ताकि, क्योंकि आप अभी PYQ लगाओगे तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट ना बने इसलिए मैं क्लियर करा देती हूँ। CaC2 इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम +2 में एग्जिस्ट करता है एंड C2 के कैल्शियम +2 एंड C2-2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 इधर -2 चार्ज जाएगा, जिसमें से कि एक माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाएगा। तो जब इस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अरे ये तो आपका फेवरेट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? एक हमने कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बारे में निकालना। तो कार्बन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 2 बॉन्ड बना लेगा। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? देखो 2 4 6 नहीं हुआ। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? काउंट करते हैं, 2 4 6 और 8। जी हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कैसे? ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन? इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग ऐसे समझो, कोई बात नहीं, इमरजेंसी आ गई है, मैं तेरे पे दया करके तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन रहेंगे वो मेरे, उधारी का कुछ नहीं, रहेंगे वो मेरे। उधारी मतलब जैसे कि हम कुछ भी EMI पर लेते हैं तो हमें उसकी ब्याज जब तक हम उसकी नहीं दें, जब तक हम उसका नहीं दें उसका लोन, तब तक तो वो सामने वाले की गाड़ी रहती है ना, वही हिसाब है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर है I3- की। I3- में 3 आयोडीन रखो, 3 आयोडीन रखकर एक आयोडीन पर माइनस चार्ज है, तो उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। जबकि बाकी जो आयोडीन बचे हैं उस पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो यहाँ पर इसका एक ही बॉन्ड बन जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है sp3d एंड इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, ये लीनियर बनाता है। क्लियर है? सेकेंड आता है N3- आयन, जिसको हम अजाइड आयन बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं एंड एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहता है एंड इधर वाला भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है Br3O8। ये रिसेंटली 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं अलग बनाकर दिखाती हूँ। देखो यहाँ बना दूँ, देखो हमें क्या बनाना है? Br3O8। तो 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन को रख लिया। ब्रोमीन पहले तो आप लोग मुझे बताओ किस ग्रुप का मेंबर है? 17 ग्रुप का मेंबर है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए जी। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लें इसके। चलो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए, तो ये ब्रोमीन तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला ब्रोमीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑक्सीजन बचे उनको Br के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, बन गई Br3O8 की स्ट्रक्चर। आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में तो आ रही है ना? बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, और इतनी स्ट्रक्चर कोई समझाता भी नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है साइनोजन की, जिसमें साइनोजन का फॉर्मूला होता है Cn का होल ट्वाइस, जिसमें कार्बन कार्बन एक साइड में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और लेटरली ये नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों की स्ट्रक्चर माइंड में रहनी चाहिए। लास्ट स्ट्रक्चर है, हमने सारी स्ट्रक्चर अब तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये मैं आपको आउट ऑफ NCERT बता रही हूँ, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 1% तो आप लोग उसको ट्रीट कर पाओ। CrO5 की तो मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं CrO5 को, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, बाकी सारे O- की फॉर्म में रहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं। क्लियर है? चलिए एक नोट पॉइंट और है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ेंगे
डाइमर बनाना, ठीक है, डाइमराइजेशन करेंगे और कल ही डाइमर को हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए एक टॉपिक आता है, देखो पहली बात तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई भी एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी तो शो करता है ना, अगर कोई भी एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो करता है तो उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि जब कोई भी एलिमेंट विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जो किसी भी एलिमेंट की स्टेबल नहीं होती। तो जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है और वो इलेक्ट्रॉन हमें कलर के फॉर्म में सीन होते हैं। इसलिए कोई भी एलिमेंट जो कलर प्रॉपर्टी शो करता है वो क्यों शो करता है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। ये तो इसका फंडामेंटल रीजन हो गया कि एक्चुअल रीजन क्या है किसी भी एलिमेंट का कलर शो करने का, ठीक है। कलर शो तभी करेगा, सेकंड पॉइंट है, कलर शो तभी करेगा जब पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। देखो, और कलर, थर्ड पॉइंट ये, कलर तभी शो करेगा जब फिजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है सबका? मैंने थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट बताए। कोई भी कंपाउंड कलर क्यों शो करता है? क्योंकि वो विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जो उसकी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए उसको वापस फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, वो हमें कलर के फॉर्म में सीन होती है। सेकंड, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। एंड थर्ड, विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, यूवी रीजन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं? जल्दी बताओ, क्या करते हैं? वो कलरलेस होते हैं। तो देखो NO जो होता है, NO इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये कलरलेस होता है। ये पॉइंट आए हुए हैं, ध्यान से सुनो, फोकस के साथ, फोकस हो जाओ। पहले तो जो NO होता है, NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब है इसमें पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक है मतलब कलर शो करना चाहिए, लेकिन ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? अभी बताया मैंने आप लोगों को। कोई भी कंपाउंड कलर्ड कब होता है? जब वो विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ये NO होता है ना, ये यूवी रीजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। सेकेंड नोट पॉइंट है K2Cr2O7, जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सेकेंड कंपाउंड है K2CrO4, जिसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। एंड थर्ड होता है KMnO4। ये क्या होते हैं? जो K2Cr2O7 है, K2O, इन तीनों एलिमेंट्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई पैरामैग्नेटिक नहीं होता, उसके बावजूद भी ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब आप बोलोगे मैम ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मेटल की तरफ ट्रांसफर करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। क्लियर है? यहाँ पर हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं जो NCERT में दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को वो भी क्लियर कराए हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाई है। अब हम कल आगे डाइमर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से फिर से क्लियर कर दूंगी। और अगर किसी को कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कल डाइमर की क्लास तो मैं लूँगी ही लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूँगी 20 मिनट्स का, ठीक है। 20 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। मेरे साथ ही लाइव आप करोगे
ठीक है। तो टाइमर स्टार्ट करने से पहले कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो लेक्चर अगर पसंद आया है तो लेक्चर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।